सारा प्रणाम। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। चीन, जमीन और जंग। 1962 के बाद 2020 ऐसा पहला साल रहा जब लगातार भारतीय भूभाग पर चीन की कुटिल नजरें लगी रही और जंग का खतरा भी मंडराता रहा। साल बदल गया लेकिन चीन के कुचक्र रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लद्दाख की सीमा पर चालबाजी के बाद चीन की नजरें अब अरुणाचल प्रदेश की तरफ लगी हैं, जहां भारतीय सीमा से सटे इलाकों में ड्रैगन ने एक गांव बसा दिया है और यह काम भी साल 2020 में ही हुआ है। भारत की आपत्तियों पर चीन ने चुनौती दी है कि यह जगह हमारी है और यहां निर्माण करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। अरुणाचल प्रदेश को चीन दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है और तिब्बत के साथ साथ 1914 में खींची मैकमोहन लाइन भी चीनी सरकार को सुहाती नहीं है। अरुणाचल से लद्दाख तक की जमीन पर पूरी तरह कब्जे की कोशिश में चीन की हर चाल पर भारत की नजर है और इसलिए आर्मी चीफ नरवणे ने बड़ा बयान दिया है कि सैन्य आधुनिकीकरण में हम पड़ोसियों से पिछड़ रहे हैं, लिहाजा साजो सामान के साथ मॉडर्नाइजेशन पर भी काफी तैयारी करने की जरूरत है। सेना अध्यक्ष का इशारा चीन के मुकाबले अपने सैन्य बजट और साजो सामान की कमी की ओर भी है। नरवणे पहले भी संकेत दे चुके हैं कि चीन और पाकिस्तान दोनों फ्रंट एक साथ कभी भी खुल सकते हैं। रक्षा पर खर्च के मामले में भारत का दुनिया में तीसरा स्थान है, लेकिन जमीनी विवाद के मामले में वो दुनिया में सबसे बड़ा वॉर जोन है। चीन पिछले 20 साल में नेवी और एयरफोर्स पर सबसे ज्यादा निवेश करता आया रहा है और उसका रक्षा बजट भारत के मुकाबले करीब 4 गुना ज्यादा है। सैनिक साजो सामान के लिहाज से भी दोनों देशों के बीच हर मामले में 1 और 3 का रेशियो है। अब जबकि करीब 50 साल बाद चीन से एक बार फिर जंग के आसार मंडराने लगे हैं, तो हम 1962 की हालत में चीन से टकराने की नहीं सोच सकते। हमें 2021 के हिसाब से सेना के आधुनिकीकरण पर जोर देना होगा। सेना अध्यक्ष नरवणे का बयान ऐसे समय में आया है जब बजट आने ही वाला है और सरकार को सेना का बजट उनके इसी बयान के संदर्भ में देखना होगा। आखिर चीन से निपटने के लिए सेना की तैयारी के साथ पाकिस्तान से भी दो हाथ की नौबत और उसकी रणनीति तैयार करनी है। और आज बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ जबरदस्त पैनल मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय सिंह हमारे साथ मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट जनरल AK सिवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉरेन एक्सपर्ट रोविंद्र सचदेव हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट संजीव कौशिक हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सिवाज साहब आपका रुख करना चाहूँगा। अरुणाचल में गाँव बसा है, डोकलाम में मार खाने के बाद चीन अपनी हरकतों से बाज आता नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो सकता है वहाँ पर वो अपनी रणनीति अब आगे बढ़ा रहा है। क्या समझते हैं आप और किस तरीके से देखा जाए इसको? चीन जो है अरुणाचल से लेके लद्दाख तक के इलाके में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा है और वो अभी नहीं कर रहा है, वो तो लास्ट 70 साल से कर रहा है। कहीं ना कहीं भारत इसके लिए पिछड़ गया था और हमने पहले 3-4 साल ज़्यादा कुछ काम नहीं किया। मैं सच्चाई तो ये है, देर आए दुरुस्त आए। ये जो कार्रवाई भारत की हुई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग, ये कोई करीब 10 साल से हुई है और अभी हम फास्ट कैच कर रहे हैं और यही चीन को एक प्रकार से खतरा है और चीन इसी से नाराज है कि भारत क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। जिस प्रकार से हमने लद्दाख के अंदर जो रोड बनाई दरबुक शोक दौलत बेग गोल्डी और उसके बाद जो फीडर रोड बनाई एक्साइचन की तरफ, तो चीन ने इसके ऊपर नाराजगी जाहिर की, मगर भारत ने 2 टूक शब्दों में बताया। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे अपने इलाके में, भारत ने तो कुछ आवाज नहीं उठाई। ये तो इलाका भारत का है और भारत इसमें डेवलप करता तो आपको क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम सच्चाई ये है कि चीन हमारे ऊपर हरदम हर चीज थोपना चाहता है। जिस प्रकार से आपने बोला ये 3 गांव बनाए हैं इसने अरुणाचल के अंदर, या एक गांव जहां पर वो 1959 में आया था अपर सुबनसिरी, वहां पर मैं जा चुका हूं, जो मंसूका से ऊपर है। मगर वो बात ऐसी है कि आज की तारीख में जो स्ट्रेटेजी चेंज कर दी है चीन ने। चीन क्या कर रहा है, जो बॉर्डर एरिया में अपने सिविलियंस के विलेजेस में जहां रोड भी है, बिजली भी है, पानी भी है, इंटरनेट भी है और PLA के सोल्जर वहां रखेगा, वो उससे पेट्रोलिंग कराएगा और एक प्रकार से इनकर्सन, जिसको बोलते हैं इस्लामिक साइलेंसिंग, और उसके बाद इंक्रीमेंटल इनकर्सन और निबलिंग इफेक्ट,
वो चीन माहिर है, ये करेगा। तो मेरा मतलब यह है, जो चीन है अपनी पूरी तैयारी कर रहा है पूरे लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे में भारत को चौकन्ना रहने की जरूरत है। भारत को जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हम कर रहे हैं उसकी स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं जो भारत का डिफेंस बजट है वो बहुत कम है। अगर हमें दो फ्रंट में लड़ना है, 1.59 जीडीपी का एक बहुत ही कम है, किसी इतना नहीं है। अगर आप पाकिस्तान का देखो 3.5 है जीडीपी और चीन का 4 है जीडीपी का। तो अगर हमने दो दुश्मनों से एक समय लड़ना है तो ये सच्चाई है। ये जो बजट आ रहा है इसके अंदर ये ध्यान देना पड़ेगा कि भारत की फौज को अगर आप कामिल बनाना चाहते हैं तो डिफेंस बजट को बढ़ाएं। आऊंगा आपके पास, काफी अहम जानकारी आपसे मिल पा रही है। रविंद्र सचदेव फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, इत्तेफाक रखते होंगे आप भी सिवाज साहब की बातों पर। डोकलाम में मार खाने के बाद सैन्य ताकत में इजाफा, इस तरीके के हाईटेक गांवों को बसाना, जैसे कि सिवाज साहब ने बोला कि चाइना लगातार इस कोशिश में है कि अपनी चीज़ों को, अपनी रणनीति को भारत पर थोपा जाए। कैसे टैकल किया जाएगा? बहुत ही टफ क्वेश्चन। ये सिल्वर बुलेट किसी के पास होती, हमारे पास तो हम कुछ कह सकते थे। बट एज जनरल सिवाज सेड वेरी राइटली, जो उन्होंने सिचुएशन का मुआयना बताया और जो कहे कि डिफेंस बजट, मैं उसको थोड़ी उसी बात को थोड़ा आगे ले जाता हूँ। देखिए, पैसा भी एंड टेक्नोलॉजी भी। इस समय चाइना हमसे, ये नहीं कि डिफरेंस हमारा बढ़ गया है, चाइना हमसे गैप बढ़ाता जा रहा है। हम अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ा रहे हैं, पर चाइना जिस रेट से बढ़ा रहा है, तो आज की तारीख में मानो हमारे थोड़े बढ़ेंगे पर वो ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और खास करके ये बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी के एरियाज में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उस तरह की चीज में। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल कि चाइना किस तरह से सोच रहा है। चाइना की नेवल डॉक्ट्रिन में रिगार्ड्स टू इंडिया ये स्ट्रैटेजी वो कह रहे हैं, पता नहीं असलियत है या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होता है, ध्यान रखिए, राइट, प्रोपेगेंडा भी होता है। पर उनकी नेवी की जर्नल्स में लिखा जा रहा है कि चाइना इज प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर जिसमें 30 मिनट्स के अंदर इंडिया की नेवी को खत्म कर देंगे। अब सोचिए, ओके, अब पता नहीं असलियत है या साइकोलॉजिकल प्रोपेगेंडा है, बिकॉज इन चीजों में होता है। बट चाइनीज का मैं नेवी की तरफ का एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही मेजर एडवांसेस चल रही हैं। आप पानी के ऊपर तो छोड़िए, अंडर वाटर ड्रोन्स, टॉर्पीडोज, जैसे ड्रोन्स हुए, टॉर्पीडोज हुए, छोटे छोटे 6 फीट, 6 मीटर, 2 मीटर, व्हाटएवर, इस तरह की हजारों वो स्वॉर्म्स की प्लानिंग कर रहा है। अभी कुछ दिनों पहले रिपोर्ट आई थी, कहीं बे ऑफ बंगाल में या श्रीलंका के पास, आई थिंक, एक डिस्कवर करी गई थी सबमरीन चाइनीज, जो कि मैपिंग कर रही है वहां पे, पूरे वो सी फ्लोर की मैपिंग कर रहे हैं। ओके, तो अगली वॉर्स जो होंगी आर बीइंग ड्रिवन बाय डेटा, ड्रिवन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रिमोट मैनेजमेंट। उसमें चाइना बहुत ज्यादा आगे, इनफैक्ट अमेरिका से भी आगे निकलने वाला है चाइना, अगर इसी स्पीड पे चलता रहा तो। हमें एक तो ये हुआ टेक्नोलॉजी और उसका इस्तेमाल, लीवरेज कैसे कर रहा है मैक्सिमम चाइना। दूसरा हुआ बात वही एग्जैक्टली जो जनरल सिवाज जिस तरह से कह रहे, जो हमारे हिमालयन बॉर्डर्स में जो हो रहा है, अब उसको हम कैसे काउंटर करेंगे। इन सबका एक तो ऑब्वियस आंसर दिखता है कि पैसा ज्यादा डालें तो हम टेक्नोलॉजी भी ज्यादा डालेंगे। संजीव कौशिक जी, आपसे समझना चाहेंगे, अरुणाचल में गांव बस रहा है, रणनीति क्या है चाइना की? बताया जा रहा है कि पिछले काफ़ी सालों से, पिछले काफ़ी दशकों से ये किया जा रहा है, लेकिन जैसा कि मेजर जनरल AK सिवाज साहब ने बोला कि अब जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, सेना का आधुनिकीकरण भी हो रहा है, सेना को साजो सामान भी दिया जा रहा है, चीन की आंख में आंख डालकर हम बात कर रहे हैं, इस वजह से भी चीन बौखला चुका है और डोकलाम में पिटने के बाद अब हर जगह अपनी रणनीति को एक बार फिर से वो पुनर्विचार कर रहा है। देखिए, एक्सपर्ट लोग अपने तरीके से अपना राय विचार व्यक्त कर रहे थे, लेकिन मेरा मानना यह है कि हम लोग आपस में जिस तरह की बातें कर रहे हैं, कि सरकार भी इसी तरह से सोचती है, सरकार इसके लिए तत्पर है। सरकार ये मानने को तैयार है कि वाकई 101 घरों का एक पूरा गांव बसा दिया गया है 4.5 किलोमीटर अंदर में हिंदुस्तान के, जिस हिंदुस्तान जहां उपस्थिति उनकी आज के वक्त में है। हमने देखा है कि ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि न कोई आया था, न कोई घुसा है, न कोई घुसा है। सच ये है कि आया था, घुसा है और अभी तक घुसा हुआ है। ये जिस जगह की बात बताई जा रही है कि 101 गांव का जो घरों का गांव बसा दिया गया है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये वो भूभाग है जिस पे 1949 से वो उनके कब्जे में था और वो लगातार वहाँ पे अपनी चौकियाँ बना के वो देख रेख कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे केवल चौकियाँ थी। ये 1 साल के बीच में
जो सैटेलाइट से तस्वीरें आई हैं वो महज 1 साल के बीच में आपको 101 घरों का एक पूरा गांव बसा हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर क्या सरकार स्पष्टीकरण देने को कुछ तैयार है कि आखिर ये किन परिस्थितियों में हुआ? ये आकलन करना कि उनकी सैन्य क्षमता क्या है, हम अपने बजट में क्या प्लस करें, क्या वाकई इसकी ज़रूरत आन पड़ी है कि हम इसको आंक करके और अपने आप को मजबूत करें फिर हम इस पे जवाब दें? क्या लगातार जो बात हो रही थी अभी तक डोकलाम की घटना के बाद से, उसमें हमारे तकरीबन 20 से ज़्यादा सैनिक शहीद हुए थे, उसके बाद से जो परिस्थितियां बनी और लगातार ये कहा गया कि नहीं हमने धकेलने में कामयाबी पाई है, हम उनको धकेल दिया, उनके सैनिक भी हताहत हुए। या मत भूलिए कि चीन के द्वारा अभी तक अधिकृत रूप से एक भी सैनिकों की कोई सूचना नहीं मिली है कि हमारे सैनिक कितने हताहत हुए हैं इसमें या शहीद हुए हैं। उनने अभी भी इस चीज़ को नहीं स्वीकारा है। हम कहते हैं ये बात अलग है, अलग अलग तरीके से सूचनाएँ जो मिलती है उसके आधार पर हम बोलते हैं, लेकिन सरकार की ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि सरकार ये बात पहले क्लियर करे कि वाकई ये स्थिति है या नहीं है। संजय जी, पारदर्शिता नहीं है, सरकार मानने को तैयार नहीं है, फिर उसके विरोधाभासी बयान आते हैं। रक्षा मंत्री कह देते हैं कि 1 इंच ज़मीन को वापस लिया जाएगा। कौन सी ज़मीन को वापस लिया जाएगा? जो चीन ने कब्जाई है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई नहीं आया, कोई नहीं गया। उसके बाद तमाम और मंत्रियों के बयान आते हैं कि ठीक है हमारी ज़मीन पर कब्जा हुआ तो उसको वापस लेना चाहिए। कई ऐसे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि हाँ कब्जा है, अभी भी कब्जा है और उसको वापस लेना चाहिए। अब ऐसे में गांव बस जाता है 1 साल के अंदर अंदर, चौकियाँ थी वहाँ पर, उसके बाद गांव बस गया। कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी में कमी दिखाई देती है। देखिए, ये स्ट्रेटजी की कमी तो हम नहीं कहेंगे। भारत और चाइना 3488 किलोमीटर का लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, बॉर्डर्स एक दूसरे के साथ साझा करता है और अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक तकरीबन 22 से 23 जगह वो डिस्प्यूट करते रहने की कोशिश करता है। अभी जहाँ का जिस गांव के जहाँ गांव बनाने की स्थिति बताई जा रही है वहाँ भी बहुत एक पुराना डिस्प्यूट है और उसी डिस्प्यूट के आधार पर ये चीज़। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा, 2009 में हमारी सरकार हमारे देश की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और उस समय सिर्फ भारत ने ये सोचा था कि अब हम अपने बॉर्डर पे ज़्यादा सेना डिस्प्यूट करेंगे। चाइना के दबाव में वो निर्णय नहीं हो पाया, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। 2014 से कम एक अंतर हम देखिए, अभी मेजर साहब कह रहे थे कि एक बहुत पुराना चाइना जो है पिछले 60-70 दशकों से भारत को आंख दिखाता है, भारत चुप हो बैठ जाता है और फिर चाइना अपने हिसाब से हरकतों को अंजाम देता है। ये बात तो कह रहे थे और अनुभवी है, सत्य है बात उनकी। 2014 के बाद से भारत ने जबरदस्त रूप से रेसिस्ट करना, विरोध करना शुरू किया है। चाहे वो डोकलाम का इशू रहा हो, चाहे वो जिस भी स्तर पे रहा हो, चाहे वो वार्ता के दौरान उसकी बातों को नहीं मानना, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश किया तो भारत ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश किया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आज बजट उसका बहुत ज़्यादा है, भारत का बजट कम, उसे भारत के साथ तुलनात्मक दृष्टि से नहीं देखना है। वो समुद्र के अंदर अमेरिका से भी लड़ रहा है, वो जापान से भी लड़ रहा है, वो दक्षिण कोरिया से भी लड़ रहा है, बहुत देशों के साथ एक साथ युद्ध कर रहा है और भारत के साथ तो वो बरसों से युद्ध करता रहा है। भारत जिस तरीके से आज इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके अपने सेना को पहले बॉर्डर तक पहुंचाने में सक्षम हो रहा है, आप अगर इस पूरे परिदृश्य को देखेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है, चाइना एक विस्तारवादी नीति का देश है और वो अभी चूंकि अमेरिका में बाइडेन साहब नए राष्ट्रपति के रूप में अपना शपथ ग्रहण लिए हैं, तो उसके सामने भी कहीं ना कहीं से वो अपने डिस्प्यूट को फोकस करने का एक कार्य करता है। मेजर जनरल सिवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाज साहब, सेना प्रमुख ने चिंता जताई है, पड़ोसी बहुत ज़्यादा जल्दी आधुनिकीकरण कर रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हो रहा है, हम उससे कहीं पिछड़ रहे हैं, ये चिंता की बात है और इस दिशा में अब युद्ध स्तर पर काम करने की ज़रूरत है, पूरी ताकत झोंकने की ज़रूरत है, दुश्मन के साथ अपनी सेना को खड़ा करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक बोला भूपेश। देखो, चीन आने वाले समय में सुपर पावर बनने के कतार पे, क्योंकि उसने जो अपनी डिफेंस फोर्सेस पे पूरा का पूरा जोर लगाया है, आने वाले टाइम में वो साइबर वारफेयर, साइकोलॉजिकल वारफेयर, स्पेस वारफेयर और आप जो प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गढ़ बनने वाला है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि जो उसके पास रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं वो इतनी काबिल हैं कि उसके अंदर न्यूक्लियर वेपन भी डाल सकते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है भारत को। तो इसमें शक और सवाल नहीं। अगर हम, ये भी सच्चाई है कि भारत एक बैटल हार्डन फौज है और हम इसका मुकाबला बहुत अच्छा करेंगे, ये 2021 का भारत है, 1962 का नहीं। पर ये भी सच्चाई है कि हम टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना से काफी पीछे हैं। अगर हमने उसका आने वाले टाइम में पूरा का पूरा एक प्रकार से
लड़ाई के अंदर मुकाबला करना है तो कहीं ना कहीं हमने फास्ट कैचअप करना पड़ेगा। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये 2-3 प्रकार से, एक तो बड़ा अच्छा डिसीजन गवर्नमेंट ने जो लिया कि भाई अगर भारत जैसा देश है, आप 70 से 80% आप अपने हथियार बाहर से नहीं खरीद सकते, आपकी इकोनॉमी आपको परमिट नहीं करती, तो आपको भारत को अंदर बनाना पड़ेगा, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर। और वो 101 आइटम जो बन रहे हैं जिसके अंदर आर्टिकल भी है, सबमरीन भी है, हेलीकॉप्टर भी है, जहाज भी है, शिप भी है, ये एक अच्छी स्टेप है। मगर उसके साथ साथ हमें मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा और चाहिए। आपको समझ आनी पड़ेगी, अगर आपका 1.59 जीडीपी का आप देते रहे और आप ये सोचते रहे कि आप मुकाबला कर लेंगे चीन और पाकिस्तान से, तो आप शायद गत जाएंगे। हाँ, ये सच्चाई है, मोरल हाई है, ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, मैन बिहाइंड द मशीन की बात हो तो भारत का जवान एक बहुत काबिल जवान है। मगर यह भी सच्चाई है, आज की तारीख में जो चीन की नेवी है वो सबसे बड़ी नेवी उभर के आई है वर्ष के अंदर, उसने अमेरिका की नेवी को पीछे छोड़ दिया है। और मैं किसी हद तक ये मानने को तैयार हूं वो 5 एयरक्राफ्ट कैरियर बढ़ा लेगा अगले 3-4 साल में, और भारत के पास 2 है, तो हमें फास्ट कैचअप है। मगर मैं अभी भी ये समझता हूं आज की तारीख में अगर लड़ाई होती है तो भारत की जो नेवी है चीन की नेवी पे बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि हम मलक्का स्टेट में उसको चोक कर सकते हैं और वहां उसका 70 से 80% जो ट्रेड जाता है 50 दिन का ऑयल है। मगर ये बात काफी दिन नहीं चलेगी, क्योंकि नेवी के ऊपर बड़ा जोर दे रहा है चीन। हमें देखना है ये नहीं कि वो कहां है, जहां पर चीन की कमी है, अगर वो नेवी में कमी है तो नेवी में वो मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, वहां पर पूरी ताकत झोंक देगा अपनी नेवी को और ज़्यादा स्ट्रांग करने के लिए। रविंद्र सचदेव हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, जो बाइडेन ने पाकिस्तान और चाइना को कड़ा संदेश दिया है, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, ये कई एक्सपर्ट भी कहते हैं, आप भी लगातार कहते रहे हैं, लेकिन एक मॉरल सपोर्ट होता है, एक टेक्निकल सपोर्ट होता है। जो बाइडेन ने जिस तरीके से आंखें तरेरी हैं या एक मैसेज देने की, स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश की है पाकिस्तान और चीन को, उसको किस लिहाज से देखा जाए? नहीं, देखिए, मोरलेस अमेरिका का पब्लिक ओपिनियन, आम जनता का ओपिनियन और अमेरिकी सरकार का ओपिनियन और दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का ओपिनियन बहुत एंटी चाइना हो गया है। तो अमेरिकन पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना बहुत ही स्ट्रिक्ट रहेगी। जैसे चल रही थी उतनी उतनी डेंजरस वार्निंग थी उनकी जैसे ट्रंप देते थे, बट उसी तरीके से चलेगी, बट स्टाइल अंतर हो जाएगा। ट्रंप का जो स्टाइल था वो स्टाइल बाइडेन का नहीं है। और अमेरिकन डिप्लोमेसी बहुत ही, इनफैक्ट एक वर्ड अगर मैं यूज करूं, एनालिटिकल। इस समय अमेरिका बैठ के साइंटिफिक एनालिसिस कर रहा है कि उसे चाइना से कैसे डील करना चाहिए, राइट। बट पॉलिसी यही रहेगी चाइना को, देखिए अमेरिका अपने इंटरेस्ट में उसका ये है कि चाइना कभी नंबर 1 ना बन पाए, कि मैं हमेशा नंबर 1 हूं। वो एक्चुअली बात गलत भी है भाई, आप क्यों रहे हमेशा नंबर 1, कोई और भी नंबर 1 बन सकता है। बट एनीवे, तो अमेरिका की सारी फिलॉसफी उस तरफ है, तो वो रहेगा। बट मैं 2 चीजें क्विक कहूंगा जो भी जनरल सिवाज कह रहे थे, वो जो इस आपके डिस्कशन का वो भी है। देखिए, बजट एंड ऑल, हमें अपने देश के अंदर मेक इन इंडिया ऑनेस्टली कितना सक्सेसफुल हुआ है, थोड़ा बहुत, बट जितना होना चाहिए बिल्कुल नहीं हुआ है अभी, राइट। डिफेंस में इन्वेस्टमेंट कहाँ ही है, कितनी आई है, आई डोंट नो, नॉट मच, वेरी लिटिल। इसको बहुत बढ़ना चाहिए और इसके अंदर मेजर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। देखिए, हमें अपनी इकोनॉमी भी बढ़ानी है, और अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी की रिसर्च वगैरह में मेजर पैसे इन्वेस्ट करें अपने डिफेंस को लेके, उसके आसपास की और इंडस्ट्रीज भी डेवलप होती हैं। अमेरिका में टेक्नोलॉजीज इसमें क्यों बढ़ी हैं सारी, ओके, बिकॉज अमेरिकन गवर्नमेंट ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतना डिफेंस में पैसा डाला, इतना पैसा डाला, R&D में डालते रहे कि वो डिफेंस के लिए तो आती गई टेक्नोलॉजीज, बट उनके जरिए साइंटिस्ट बनते गए और बाय प्रोडक्ट आते गए टेक्नोलॉजीज के, जिसने अमेरिका को वर्ल्ड लीडर बना दिया। अब वही चाइना भी कर रहा है, हमें भी वो तो करना ही पड़ेगा। हमें बहुत ज्यादा मेजर मिशन रूप में R&D के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है देश के अंदर, ताकि हमारी टेक्नोलॉजीज नहीं बने, एज वेल एज हमारी इकोनॉमी को फायदा हो। दैट्स वन। सेकेंड, अब आप जब नेवी की बात करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, शायद मैंने आपको पैनल से दिया एक बार पहले। चाइना क्या कर रहा है, चाइना के जो मछुआरे की जो बोट्स होती हैं, उन सारी बोट्स पर चाइना ने रडार और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट लगाने के सरकार पैसे से लगवा रही है अपने। प्लस काफी सारी उन प्राइवेट मछुआरों की बोटों में उनको LNG और मशीन गन इंस्टॉल कर दे रही है। फिर ये मछुआरे फिशिंग करने जाते हैं, ये 100 किलोमीटर तक जा सकते हो मानव समुद्र में, राइट। चाइनीज क्या कर रहे हैं, एक मदरशिप जिसे कहिए, वो 100 किलोमीटर आगे खड़ी हो जाती है, और उस 100 किलोमीटर से अगले 100 किलोमीटर ये छोटे मछुआरे जाते हैं, फिशिंग करके आते हैं, वापस बड़ी मदरशिप को फिश देते हैं, डीजल लोड करते हैं दोबारा, फिर फिशिंग करने चले जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं किस तरह से वो अपना एक्सपेंशन कर रहा है। और ऐसी एक्सपेंशन में
इनका जो भी चल रहा है, झुंड के झुंड 200 300 मछुआरों की बोट्स आ रही है, वो फिशिंग कर रही है, पैसा कमा रहे हैं, दैट्स गुड। एज वेल एज वो चाइना की एडवांस पैरामिलिट्री टाइप बन रहा है। काफी इंफॉर्मेटिव। आऊंगा रविंद्र आपके पास। संजीव, समझना ये चाहेंगे, इस तरीके से जब पड़ोसी मुल्कों के साथ तनातनी चल रही है, चाइना की आंख में आंख डालकर बात करने की कोशिश की जा रही है, उसको पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान को मैसेज दिया जा रहा है, अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, इंटरनेशनल फोरम पे अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, उस तरीके से सेना प्रमुख नरवणे का इस तरीके का बयान कि हम आधुनिकीकरण में अपने पड़ोसी मुल्कों से बहुत पीछे छूटते जा रहे हैं, पड़ोसी मुल्क किस तरीके से लेंगे, खासकर दुश्मन मुल्क? देखिए, मूल सवाल वही है जिस सवाल का जवाब हमें अभी तक नहीं मिल पाया कि क्या वाकई यदि चाइना ने यह धृष्टता की है तो इस वजह से कि हम कमज़ोर हैं, सरकार ये मान रही है। सरकार ये मान रही है तभी सरकार के सेना प्रमुख या हमारे सेना प्रमुख ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। तो ये जो कमजोरी है, इस कमजोरी को जो सेना प्रमुख दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या सरकार तक ये मैसेज गया? सरकार ये मानने को तैयार है? अभी भी हमने सुना कि तमाम तरह की बातें बताई गई किस तरह से हमने अपने आप को मजबूत किया है 2014 के बाद से। लेकिन 2014 के बाद से ऐसा क्या हुआ कि हमारे वो पड़ोसी मुल्क जिनके साथ हमारे बहुत बेहतर संबंध थे, लगातार छोटे छोटे मुल्क जो जैसे नेपाल जैसा मुल्क हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, ये सारे हमारे पड़ोसी हमसे विमुख होते चले गए और उनके साथ हमारा बेहतर संबंध नहीं रहा, ताल्लुक बेहतर नहीं रहा, और वो वैसे लोगों के समूह में या वैसे लोगों के साथ चले गए जो लोग हमारे कभी भी हमारे मुल्क के या हमारे अपने हिमायती लोग नहीं रहे हैं, मुल्क नहीं रहे हैं। तो ये सरकार की नीति को देखना होगा और सरकार को अपने आप में आत्ममंथन करने की, चिंतन करने की ज़रूरत है। हम अलग थलग करने की बात तो सोच रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमें यह भी, चूँकि कई बार कई मोर्चों पर हमने देश के प्रधानमंत्री को सुना है कि हम देश को नहीं झुकने देंगे, सर नहीं झुकने देंगे, या फिर राष्ट्र सर्वोपरि है। जब राष्ट्र सर्वोपरि की बात आप करते हैं तो आप अपने कमियों को भी लोगों के बीच में रखते हैं कि ये कमियां हैं और उसे दुरुस्त करने का प्रयास करते हैं। संजय जी, स्वदेशी लड़ाकू विमान मिल रहे हैं और उसके बाद राफेल आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत रफ्तार से हो रहा है, साजो सामान बहुत रफ्तार से ऑर्डर दिए जा रहे हैं, ऐसा खबरें आती रहती हैं, लगातार हम भी अपने दर्शकों को अपडेट करते रहते हैं। इसके अलावा भी अगर, इसके बावजूद भी अगर सेना प्रमुख ये कह रहे हैं तो और बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। कितना गंभीरता से लेगी सरकार सेना प्रमुख के इस बयान को? देखिए, अगर आप एक इंटरनेशनल बॉर्डर पे जहां आपके डिस्प्यूट हो और जहां आपका दुश्मन भी तैयारी कर रहा हो, और असल में कौन सा दुश्मन है ये भारत को पता चल चुका है। पहले हम पाकिस्तान में उलझे रहते थे और चाइना नेपाल के, देखिए अभी भाई साहब कह रहे थे संजीव जी कि हर बॉर्डर पे थोड़ी थोड़ी लड़ाई होनी शुरू हो गई, हर पड़ोसी मुल्क हमसे नाराज होता गया। आज तक हमारे देश के इतिहास में ये हुआ कि हमने बॉर्डर पर, कम से कम नेपाल के बॉर्डर पे या किसी अन्य बॉर्डर पे, कभी इस बात की चिंता नहीं की है कि वहाँ चल क्या रहा है। जब तक हर चीज़ आराम से चलता रहा तो किसी को कोई डिस्प्यूट हमसे करने की क्या ज़रूरत थी। और जैसे ही हमने रोकना शुरू कर दिया और हमने बताना शुरू कर दिया ये मेरा हिस्सा है, आपको यहाँ सतर्क होना चाहिए, सचेत होना चाहिए, मुझे कहते हुए दिक्कत नहीं है कि देश के अंदर आतंकवाद आने का रास्ता, बम बारूद आने का रास्ता विदेश से, विदेशी धरती से, नेपाल का भी, बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर भी है। इस बात को हमने स्वीकार किया और जब हमने स्वीकार करके कार्रवाई शुरू की तो स्वाभाविक है हमारा जो पड़ोसी मुल्क जो आज तक उसका आनंद ले रहा था उसके अंदर दुख तकलीफ आएगी। हम समग्र भारत वन इंडिया का कंसेप्ट लेके जब लॉन्च करते हैं तो इस तरह की दिक्कत आएगी। जब हमें मजबूती से हर जगह खड़े होंगे तो जिन्हें दिक्कत होगी वो हमसे लड़ेगा। पहली बात, आधुनिकीकरण करने का कोई अंत है नहीं और ये सच्चाई है, मैं भी स्वीकार करता हूं, हमारी पार्टी भी स्वीकार करती, हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि अगर हम कहीं ना कहीं डिफेंस के आधुनिकीकरण में अगर हम अपने पड़ोसी से तुलनात्मक दृष्टि से करें, हम पिछली सरकारों से तुलनात्मक नहीं कर सकते। विश्व पटल पर हमें अपने पड़ोसी देश से तुलना करके हमें आगे सोचनी होगी और अगर हम करते हैं तब इस बात को पाते हैं कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट की, डिफेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट की, डिफेंस के अंदर मॉडर्नाइजेशन की और भारत में ही चीजें निर्मित हो जिससे कि भारत लड़ाई में भी अपने ही औजार के साथ, अपने ही हथियार के साथ लड़ सके। शिवाज साहब, जगह कैसे खाली कराई जाए, दो तरफा फ्रंट की बात चल रही है, हमारी कितनी तैयारी? बजट में एक बड़ा हिस्सा आलतू फालतू के काम छोड़कर बजट में एक बड़ा हिस्सा एक बार फिर से सेना को दिया जाए और ये जो गांव बसा लिए गए हैं, बेशक 1 साल में बसाए गए, चौकियां थी पहले, उखाड़ कर उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। इनको सीधी रणनीति ये होनी चाहिए या अभी कूटनीतिक तरीके से चलना चाहिए? देखो भूपेश, पहले तो मैं इसको बिल्कुल क्लेरिफाई करूंगा कि जो ये गांव बसे हुए हैं वो चीन की तरफ, अपनी तरफ ही है। जो 3 गांव बसाए हैं उसने
जिनको डेवलप किया है, जो कि वो कर रहा है हान पॉपुलेशन को बसा रहा है बॉर्डर के पास, और डेवलप करके उससे पेट्रोलिंग कराएगा और उसी वो ही गार्ड करेंगे। और एक जो विलेज है जो कि आप अपर सुबनसिरी में है, वो जो रिवर के साथ में है, जिसको बोलते हैं सारीचू रिवर, वो 1959 में उन्होंने कब्जे में लिया था, और वो 1959 के बाद वो उनके पास ही है। वो ये सच्चाई है, वो मैकमोहन के लाइन के साउथ में। आपको ये भी मालूम होगा भूपेश कि जो लद्दाख के अंदर जो वो आपका बॉर्डर है, वो एक प्रकार से मैकमोहन लाइन को अपनाता है, जो कि एक वाटर शेड प्रिंसिपल में। पर 1959 में चीनियों ने आके इस इलाके को पकड़ा था, वहां पहले पोस्ट बनी हुई थी, उसको अभी डेवलप कर लिया, मगर वो चीन के पास था, वो 62 में नहीं 1959 में ले लिया था। और ये सच्चाई है, मगर ये भी सच्चाई है कि ये फास्ट डेवलप कर रहा है पूरे इलाके को, लद्दाख से लेकर अरुणाचल। और चीन को आप समझने की कोशिश करो, लद्दाख में मई तक तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी बर्फ पड़ गई है, ये नॉन ऑपरेशन सीजन है। उसके बाद ऊंट किस करवट बैठता है, इसका कहना बड़ा मुश्किल है। मगर यह भी सच्चाई है जो आपने बात की कि जो चीन जितना अंदर आया है देपसांग में, क्या आज हम वीक हैं? मैं कहता हूं नहीं, क्योंकि जब हमने 29-30 अगस्त को कैलाश रेंज को पकड़ लिया है, जो उसने चशुल मोल्दो बाउल को डोमिनेट करता है, जिसके अंदर रिचिंगला, स्पांगुर गैप और आपका गुरंग हिल और मगर हिल है, उससे पलटा बदल गया है। आज भारत जो है प्रोएक्टिव है, जो कि आपका स्पांगुर गैप से चीन 1962 में आया था, आज वो अपने कब्जे में है। भारत जा सकता है चीन में, चीन नहीं आ सकता। मगर यह भी सच्चाई है कि कहीं ना कहीं वो देपसांग के इलाके में आया है और वो भारत के लिए खतरा है। भारत चाहता है वो यथास्थिति अप्रैल 2020 की करे, मगर चीन अगर नहीं करता तो भारत को किसी हद तक जाने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए, चीन ने जो गांव बसाए हैं वो अपने इलाके में बसाए हैं, लेकिन वहां से चीन पेट्रोलिंग करेगा और ये गांव उसको कहीं ना कहीं गार्ड के तौर पर मदद करेंगे, ये कहना है एक्सपर्ट्स का। सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, सरकार साजो सामान मुहैया करा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा है, इसीलिए चीन की छाती पर सांप लौट रहे हैं और उसको अब समझ में नहीं आ रहा है। उसने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रक्षा मंत्री ने जिस तरीके से कहा है कि किसी तरह की कोई कोर कसर कमी नहीं छोड़ी जाएगी, लेकिन अगर सेना प्रमुख कह रहे हैं कि फंड की ज़रूरत होगी और दो तरफा अगर लड़ाई होती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आ सकती है, चुनौती हो सकती है, इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हम अपने पड़ोसी मुल्कों से कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं, ये भी एक गंभीर विषय है, इस पर भी ज़रूर सरकार ध्यान देगी और आने वाले बजट में एक बड़ा हिस्सा जो सेना को मिलेगा उससे कहीं ना कहीं और ताकत बढ़ेगी सेना की। फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही। संजय सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता, स्पोक्स पर्सन, बहुत शुक्रिया। रविंद्र सचदेव, फॉरेन एक्सपर्ट, बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल AK सिवाज साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, आपके एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए बहुत शुक्रिया सर। और संजीव कौशिक, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, बहुत शुक्रिया आपका भी। बड़ी बहस में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाजत, सहारा।